जय राम जी की बच्चों। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक द्रव्य यानी मैटर। समझने की कोशिश करना बच्चों। मैटर यानी द्रव्य। हम सब बच्चों को यही पता है कि देयर आर 3 स्टेट। 3 स्टेट है मैटर के, जिनको हम जनरल लैंग्वेज में सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। बच्चों 2 और स्टेट भी होते हैं। एक चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा और एक 5वां स्टेट होता है बोर्न-आइंस्टाइन स्टेट। पहले हम लोग ठोस, द्रव, गैस इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा और बोर्न-आइंस्टाइन स्टेट की। बच्चों पहला स्टेट जो मैंने आपको बोला वो है सॉलिड। सॉलिड मतलब बच्चों एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। दैट मीन्स कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो अणुओं के बीच में छोटा सा स्थान है, वो स्पेस एकदम जीरो हो जाए। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब जीरो हो जाएगा तो वो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो स्ट्रक्चर होगा सॉलिड का। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये एक पीस ऑफ आयरन है तो इसके बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने टाइटली पैक्ड होंगे कि उनके बीच में हिलने डुलने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम जीरो होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है वो इसमें जीरो होती है। अणु एक दूसरे से बिल्कुल नहीं टकराते। लेकिन जब हम बात इसके नेक्स्ट स्टेप की करते हैं, जब हम बात करते हैं लिक्विड की यानी द्रव, ये बात जरा हिंदी मीडियम बहुत अच्छे से समझे। ये द्रव्य है मैटर और ये द्रव है लिक्विड। इसके बीच में आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से जो शेप होगा लिक्विड का वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जिस बर्तन में उसे रखा गया है। इसीलिए वो अपना शेप बदल लेता है। और जो तीसरा फॉर्म है, जो गैसियस फॉर्म है, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, एक यहां एक वहां एक और कहीं, इसलिए गैस का कोई भी रूप स्वरूप नहीं होता। अब बात 4th स्टेट प्लाज्मा की। ठोस, द्रव, गैस से ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाने पर जो द्रव एक नई अवस्था को प्राप्त होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और जब वही द्रव बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो हम उसे बोर्न-आइंस्टाइन स्टेट बोलते हैं। ये 5 स्टेट हैं। बच्चों होप्स आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस मैटर के टॉपिक को यहीं छोड़ देता हूं। अब हम दूसरे टॉपिक पर स्किप करते हैं और हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के 3 टॉपिक्स की, चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों चीज जो मैंने आपको ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो समझाने की कोशिश करी है वो चालन, संवहन और विकिरण में कैसे काम करेगी, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम लोग बात करने वाले हैं अब हीट यानी ऊष्मा के चालन, संवहन और विकिरण यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। अब हम लोग बात करते हैं चालन क्या है। बच्चों चालन यानी कंडक्शन। सबसे पहली बात तो चालन संभव होता है सॉलिड में। यही रीजन था कि मुझे आपको द्रव्य से ये तीनों चीज पढ़ानी पड़ी। चालन, जब हम एक लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस सिरे को हमने पकड़ा हुआ है वो सिरा कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। अब भाई गर्म तो हम यहां कर रहे थे, ये कैसे गर्म होने लगा? तो इस बात का जवाब क्या है बच्चों कि इस पूरी आयरन रॉड में जो एटम्स होंगे वो एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। थोड़ी देर पहले तो हमने बात करी थी, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता। अब होता क्या है कि जो ऊष्मा पहले वाले एटम को गर्म कर रही होती वो ऊष्मा इस एटम के पास पूरा भर जाती
और ये एटम अपने बगल वाले एटम को वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और फिर थोड़ी देर बाद ये वाला इसको ट्रांसफर, थोड़ी देर बाद ये इसको ट्रांसफर, और धीरे 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 करके ये एनर्जी इधर से उधर तक चली जाती है। तो जब एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी का ट्रांसफर हो और वो जिस मैटर में हो वो मैटर सॉलिड हो, तो हम हीट के विस्तार की इस विधि को चालन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक बड़ी सी इमारत बन रही है, और आजकल हर जगह बड़ी इमारत ही बन रही है। तो जो मजदूर है, वो मजदूर नीचे एक बहुत बड़ा ढेर लगाए है ईंटों का, गुम्बों का, और वहां एक नीचे वाला मजदूर एक ईंटा लेता है और वो अपने से बड़े वाले ऊपर वाले माले पर जो खड़ा है उसको फेंकता है, फिर वो और ऊपर वाले माले पर फेंकता है, वो और ऊपर वाले माले पर फेंकता है, और आप देखते हैं कि 10 माले की बिल्डिंग पर सबसे ऊपर वाले माले पर वो ईंटा पहुंच गया। यानी एक व्यक्ति ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और देखते ही देखते वो 10 माले की माले के ऊपर पहुंच गया। तो जो ट्रांसफर हुआ वो जिस मेथड से हो रहा, वो मेथड लगभग चालन है। बस चालन ऊष्मा प्रसार की विधि है। इसके बाद जब हम बात करते हैं वो है हमारा संवहन, दैट इज कन्वेक्शन। अब क्या है भैया, जैसे चालन केवल ठोसों में संभव है, वैसे संवहन केवल लिक्विड में संभव है। अब क्या होता है, आप अपने घर पे एक पतीला लो, उस पतीले में पानी भरो, और वो पानी गैस की फ्लेम पर रख दो। ठंडों का मौसम है, गर्म पानी से आदमी नहाना पसंद करता है। मैं एकदम सामान्य वर्ग के आदमी की बात करता हूं, उनके गैस पे ही गर्म होता है, बड़े आदमियों के यहाँ तो गीजर लगा होता है। तो अभी वो जो सामान्य व्यक्ति ने अपने घर के पतीले में पानी रखा, उसको गैस पर रखा, तो वो महसूस करेगा कि उस पतीले के बिल्कुल बॉटम पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तैयार हो गए, और कुछ ही समय बाद वो ड्रॉपलेट अपनी जगह छोड़ देगा और उसकी जगह एक नया ड्रॉपलेट ले लेगा। वो जो ड्रॉपलेट उसके बॉटम पर आया, उसने अपनी जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि वो एनर्जी से भर गया, और जो आदमी एनर्जी से भर जाता है वो भाग जाता है, रुक थोड़ी पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो एनर्जी है। एनर्जी जो एनर्जेटिक है वो तो भागेगा, मूव करेगा एकदम। तो जैसे ही उस पतीले के उस बॉटम पर आए हुए ड्रॉपलेट को हीट मिली, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जैसे ही एनर्जी मिली उसने अपनी जगह छोड़ दी, वो भाग गया, उसकी जगह वो आ गया जिसके पास हीट नहीं थी। तो आप देखेंगे कि यहां पर आए, हीट ली, भाग गए, आए, हीट ली, भाग गए, आए, हीट ली, भाग गए, धीरे 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 करके पूरे पानी के पतीले के लगभग हर एक पार्टिकल ने एनर्जी लिया और वो अपनी जगह से भाग गया। जब सब एनर्जी ले लेंगे तो सब एनर्जेटिक हो जाएंगे, सब एनर्जेटिक हो गए यानी सब हीटेड हो गए, गर्म हो गए, और आप देखेंगे ये पूरा पतीले का पानी गर्म हो गया। यानी जब अणु अपना स्थान ना छोड़े और एनर्जी का ट्रांसफर हो तो चालन, लेकिन जब अणु अपना स्थान छोड़ दे और एनर्जी का ट्रांसफर हो तो वो संवहन, कन्वेक्शन होता है। इट इज हैपन ओनली इन सॉलिड व्हाइल इट इज इन लिक्विड। अब बात करते हैं रेडिएशन की। बच्चों रेडिएशन के लिए, जैसे इसके लिए एक मीडियम चाहिए था, माध्यम, इसके लिए एक मीडियम चाहिए था, माध्यम। रेडिएशन एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर करने का मीडियम होता है जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। रेडिएशन एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट का सेक्शन है जिसमें मीडियम नहीं है। अब मीडियम नहीं है तो फिर कैसे होता है? तो दूर अंतरिक्ष में हमारा पृथ्वी, हमारा गोला, और एक कहीं सुदूर तारा, सूर्य एक तारा है, तो उस तारे से पृथ्वी के बीच कोई भी माध्यम नहीं है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो यहां तो हर जगह अंधियारा ही होता है, और वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है खूब उजाला हो जाता है। इस उजाले का होना और इसके संग ऊष्मा का आना, ये दोनों ही
विकिरण का कारण है, यानी रेडिएशन, यानी रेडिएशन विदाउट मीडियम। रेडिएशन को कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो सॉलिड में जब हीट का ट्रांसफर होगा तो उसे हम लोग चालन बोलेंगे। जब द्रव में होगा, मित्रों याद रखना, दोस्तों याद रखना, द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो मैटर है। जब द्रव में होगा तो वो कन्वेक्शन है, यानी संवहन है। और जब गैस में हो, या फिर हम गैस नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि जब ऊष्मा का तो प्रसार हो लेकिन वहां पर माध्यम की आवश्यकता ना हो, तो वो विकिरण है। और उसका बहुत सुंदर उदाहरण है सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना। जय राम बच्चों।